प्रगति अग्रवाल स्वागत करती हूं आपका राष्ट्र जगत विजन में। दास्तान दस्तावेज की नवी कड़ी में देखिए, महादेव बैटिंग ऐप सट्टा मामले में किसने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिकायत के बाद पीएमओ का ये लेटर कैसे पहुंचा मुख्य सचिव कार्यालय। कुछ ही दिनों बाद ये गोपनीय लेटर कैसे हुआ लीक और किसे बचाने में लगे हैं प्रशासनिक अधिकारी। आखिर इस लेटर में है क्या, आज हम आपको इस कड़ी में दिखाएंगे इस लीक हुए लेटर की पूरी दास्तान। तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, रह जाएगा सिर्फ एक नाम। सबसे पहले इसके विषय पर नजर डालते हैं तो लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से संबद्ध शक्तिशाली पुलिस अधिकारियों को बचाने के लिए एसीबी ईओडब्ल्यू छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महादेव ऑनलाइन गेमिंग ऐप की चयनात्मक जांच के खिलाफ शिकायत। आगे लिखा है, माननीय महोदय, उपरोक्त मामले में समाज के हित में आपके समक्ष निम्नलिखित विनम्र और अनुकूल विचार हेतु प्रस्तुत है। एक सामाजिक कार्यकर्ता और राष्ट्रीय राजनीतिक दल के सदस्य होने के नाते मैंने समय समय पर आपके कार्यालय का ध्यान एसीबी ईओडब्ल्यू छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संगठित अपराध महादेव ऑनलाइन गेमिंग ऐप से संबंधित एफआईआर संख्या 06/2024 की जांच करने में असक्षमता के संबंध में आकर्षित किया है, जिसका न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव है बल्कि ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से संबंधित छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के शक्तिशाली सिंडिकेट से प्रभावित है। इसे सीबीआई को सौंपने के लिए उपयुक्त मामला होने के लिए जिन आधारों का हवाला दिया गया वे नीचे सूचीबद्ध हैं। इसके अलावा 2023 में छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के दौरान दुर्ग छत्तीसगढ़ में विजय संकल्प महारैली के दौरान किए गए आपके साहसिक बयान का उल्लेख करना बहुत उपयुक्त है, जिसमें आपने छत्तीसगढ़ के युवाओं को आश्वासन दिया था कि छत्तीसगढ़ के गरीब युवाओं की लूट के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, जिससे उन्हें दुख और कठिनाइयों में डाला गया है। आपने सही कहा था कि स्वतंत्र भारत में ये पहला मामला है जिसमें दुबई से महादेव ऐप के प्रमोटरों में से एक शुभम सोनी द्वारा वर्तमान मुख्यमंत्री पर इस घोटाले के प्रमोटरों से 508 करोड़ रुपए प्राप्त करने और मुख्यमंत्री आवास से सट्टेबाजी चलाने का सीधा और विस्फोटक आरोप लगाया गया है। मैंने अपने उपरोक्त पत्र में माननीय मुख्यमंत्री और माननीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ राज्य से अनुरोध किया था कि एसीबी ईओडब्ल्यू इस जांच में न्याय करने के सक्षम नहीं है, इसलिए इसे तुरंत सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरी आशंका तब सच हुई जब एसीबी ईओडब्ल्यू छत्तीसगढ़ ने सक्षम न्यायालय में अपना आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप पत्र में यह स्पष्ट है कि जैसी अपेक्षा थी, जांच में उच्च और शक्तिशाली लोगों को शामिल नहीं किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके पुलिस अधिकारियों के सिंडिकेट का एसीबी ईओडब्ल्यू छत्तीसगढ़ के अधिकारियों पर प्रभाव स्पष्ट रूप से आरोप पत्र से पता चलता है। एजेंसी ने विभिन्न गवाहों के सत्य बयानों को दर्ज करने की परवाह नहीं की और उच्च और शक्तिशाली लोगों को बचाने का सीधा प्रयास किया है। ये सार्वजनिक रूप से सर्वविदित है कि विभिन्न गवाहों ने पीएमएलए अधिनियम की धारा 50 के तहत गवाही दी है, जिसमें हवाला चैनलों के माध्यम से बड़ी मात्रा में धन का आदान प्रदान किया गया है, जिसे पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा धन के रूप में भुगतान किया गया है। एसीबी ने संबंधित अदालत के समक्ष अपने एक रिमांड आवेदन में ये स्वीकार किया है कि पुलिस के एएसआई चंद्रभूषण वर्मा के माध्यम से इन पुलिस अधिकारियों को 81 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी। इसी तरह भूपेश बघेल, विनोद वर्मा, देवेंद्र यादव विधायक और आदि इनके जैसे कई नेताओं को भुगतान के सबूत दिए गए थे, लेकिन एसीबी ईओडब्ल्यू द्वारा की गई उक्त जांच ने इस बात का कोई संज्ञान नहीं लिया है।
इन सबूतों के अलावा इस सिंडिकेट द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के बारे में भी पैसे के सबूत मिले हैं। पूरी जांच केवल इस संगठित अपराध को दबाने के लिए है, जिसे आपने गंभीरता से लिया था और छत्तीसगढ़ के नागरिकों से कई वादे किए थे। उपरोक्त जो जानकारी सामने आई है वो केवल इस पूरे मामले का एक हिस्सा मात्र है। इसके अलावा वित्तीय जाल में कई मुश्किल चीजें शामिल हैं जो विभिन्न राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में फैली हुई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस घोटाले के सरगना हैं, जिन्हें उनके कुछ चहेते पुलिस अधिकारियों ने मदद की है, जिनकी छत्तीसगढ़ पुलिस में गहरी साठगांठ है। आज तक उपरोक्त जांच में किसी प्रकार की कोई प्रगति नहीं हुई है, अतः जनहित में इस जांच को तुरंत सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप प्रभावी कार्रवाई की जा सके तथा देश को भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने का संदेश दिया जा सके। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने वादा किया था छत्तीसगढ़ की जनता से कि महादेव सट्टा ऐप चलाने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, इसके लिए एसीबी और ईओडब्ल्यू सक्षम नहीं है और सबसे पहले इसकी जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। देश के हर भ्रष्टाचारी को एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए, वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। जिसने गलत किया है वो बचेगा नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार ने महादेव बेटिंग ऐप सट्टा मामले में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने इस मामले की जांच को आधिकारिक रूप से केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को सौंप दिया है। इसे लेकर एक अधिसूचना जारी की गई है। कौन है वो जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महादेव सट्टा मामले की शिकायत की थी? राष्ट्रीय जगत विजन की 9वीं कड़ी के दास्ताने दस्तावेज में देखिए और क्या आरोप लगाया है शिकायतकर्ता अधिवक्ता नरेश चंद्र गुप्ता ने। 21 अगस्त 2024 को अपने पत्र में लिखा गया। इस पर संज्ञान लेकर सरकार ने 26 अगस्त को सीबीआई से जांच कराने का नोटिफिकेशन जारी किया। 70 केसेस थे महादेव ऐप के संदर्भ में, जो सामान्य थानों में थे। ईओडब्ल्यू में भी एक केस था। इन सारे प्रकरणों को अब ये निर्णय किया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है कि ये सारे प्रकरण सीबीआई को सौंप दिए गए। अभी सीबीआई इस पर गंभीरता से जांच करेगी और किसी भी तरह के इस विषय पर कोई मुरव्वत नहीं होगी, कठोरता के साथ इस पर कार्यवाही होगी। क्या है शिकायत पत्र, आइए आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान ये आपकी अकेली आवाज थी जो भूपेश बघेल और उनके अधिकारियों के सिंडिकेट की करतूतों की धज्जियां उड़ा सकती थी, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के लोगों ने विभिन्न भविष्यवाणियों और सर्वेक्षणों के बावजूद कि भूपेश बघेल को उक्त विधानसभा चुनाव में हराना असंभव है, छत्तीसगढ़ में भाजपा को सत्ता में लाया। हमेशा की तरह छत्तीसगढ़ के लोगों ने आप पर विश्वास जताया और आप सफल हुए। हालांकि भूपेश बघेल सरकार को गिराने वाले कारकों को सत्ता परिवर्तन के बाद कम नहीं किया जा सका, जिसके परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को नष्ट करने वाली वही ताकतें किसी तरह वर्तमान सरकार में पैर जमाने में कामयाब हो गई हैं, जो इस सरकार के जन केंद्रित कामकाज के लिए खतरा बन गई है। एक जागरूक नागरिक के रूप में मैं इस बीमारी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने की जिम्मेदारी लेता हूँ, इससे पहले कि ये एक कैंसर बन जाए। अधिवक्ता नरेश चंद्र गुप्ता ने अपने पत्र में कहा, भूपेश बघेल की सरकार में आईपीएस शेख आरिफ और अभिषेक माहेश्वरी की मनमानी भूमिका रही है। संक्षेप में आईपीएस शेख आरिफ और उनके गुर्गे की भूमिका रही है। पुलिस अधिकारी अभिषेक माहेश्वरी के वक्तव्य का सारांश दिया जाना बेहद जरूरी है। पहला, प्रशासनिक आतंकवाद। अधिवक्ता नरेश चंद्र गुप्ता ने ये भी कहा कि आपके नेतृत्व में हम छत्तीसगढ़ के जागरूक नागरिकों ने प्रशासनिक आतंकवाद का डटकर मुकाबला किया है।
जो पिछली सरकार में शेख आरिफ, 2005 बैच के IPS अधिकारी और अभिषेक माहेश्वरी, एडिशनल SP इंटेलिजेंस, साइबर रायपुर जैसे कुछ अधिकारियों द्वारा राजनीतिक गतिविधियों को हर संभव तरीके से दबाने के लिए किया गया था, जिसके कारण अंततः भाजपा को इन अधिकारियों के नाम अपने द्वारा जारी राजनीतिक आरोप पत्र में शामिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसलिए वर्तमान सरकार के कामकाज को प्रभावित करने में शेख आरिफ, 2005 बैच के IPS अधिकारी और अभिषेक माहेश्वरी, एडिशनल SP जैसे अधिकारियों की प्रतिकूल भूमिका का विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए, ताकि बहुत देर होने से पहले उसका उपाय किया जा सके। IPS आरिफ शेख की अवैध कार्यप्रणाली उन चैट से स्पष्ट होती है जो आयकर विभाग द्वारा फरवरी 2020 में छत्तीसगढ़ में छापेमारी के दौरान सेवानिवृत्त IAS अनिल टुटेजा के मोबाइल से बरामद की गई थी। उपरोक्त वर्णित चैट के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि IPS शेख आरिफ ने भूपेश बघेल को संतुष्ट करने के लिए भूपेश बघेल के राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने में गंदे अवैध चालों का उपयोग करके निम्नतम स्तर तक गिर गए, जिनमें से कुछ उल्लेखनीय है। सेवानिवृत्त IAS अनिल टुटेजा की अध्यक्षता वाले सिंडिकेट की इच्छा के अनुसार झूठे मामले दर्ज करना। SSP रायपुर के रूप में उन्होंने रायपुर पुलिस की कार्यप्रणाली को एक आरोपी सेवानिवृत्त IAS अधिकारी के पदचिन्हों पर गिरवी रख दिया। उन्होंने अपने SHO की ट्रांसफर पोस्टिंग सेवानिवृत्त IAS अनिल टुटेजा को आउटसोर्स कर दी और इस प्रकार उनके जिले का पुलिस प्रशासन भी, यहाँ तक कि किसी व्यक्ति के कृत्य को संज्ञेय अपराध या असंज्ञेय अपराध बनाने के लिए जमानती धारा लगाई जाए या गैर जमानती धारा लगाई जाए, ये निर्णय लेने के लिए भी थाने की नियमित कार्यप्रणाली भी सेवानिवृत्त IAS अनिल टुटेजा के हाथों में थी। अनिल टुटेजा के अवैध आदेशों को तत्परता से लागू किया गया, निर्देशों का 100% अनुपालन किया गया। चैट से ये स्पष्ट है कि राजनीतिक आकाओं और अनिल टुटेजा की नीच प्रवृत्ति को खुश करने के लिए वो एक गैर संज्ञेय मामले को संज्ञेय मामले में परिवर्तित करके ब्याज के कुछ मामलों में जमानती बजाय गैर जमानती धाराएं लगाकर अनिल टुटेजा को खुश करने की कोशिश करता है। सत्ताधारी पार्टी के लिए असुविधाजनक व्यक्तियों को फंसाने के लिए सबूतों को प्लांट करना और उनसे छेड़छाड़ करना। कुछ उदाहरण हैं जहां एक वरिष्ठ IPS अधिकारी को फंसाने के लिए विदेशी मूल के 2 किलोग्राम सोने के बुलियन प्लांट किए गए। MDMS ड्रग जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अज्ञात है, एक पत्रकार को फंसाने के लिए प्लांट किए गए। ये स्पष्ट रूप से प्लानिंग दिन के उजाले में उसकी पत्नी, बच्चों और उसके घर में काम करने वाले मजदूरों की मौजूदगी में की गई। ये सभी मामले रिकॉर्ड में है। माननीय महोदय, परिवर्तन के बाद उनके कुकृत्यों की जांच के बाद उन्हें सरगुजा में IG CSF के पद पर तैनात किया गया है, जो पुलिस की भाषा में एक संवेदनशील पद है। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय में इकोसिस्टम ऐसा है कि वो कभी भी सरगुजा में अपने मुख्यालय में नहीं पाए जाते हैं और हमेशा भूपेश बघेल के इशारे पर रायपुर में मौजूद रहते हैं। यह अशोक जुनेजा के साथ उनकी मिलीभगत के कारण संभव हुआ है। शिकायतकर्ता ने यह भी लिखा है कि SSP रायपुर के रूप में उन्होंने CBI द्वारा जांचे गए सेक्स CD मामले के प्रमुख गवाहों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें भूपेश बघेल मुख्य आरोपी हैं। ACB EOW के प्रमुख IPS शेख आरिफ के रूप में उन्होंने पद का इस्तेमाल भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों को बचाने और उन सरकारी कर्मचारियों को धमकाने के लिए किया जिन्होंने कभी राजनीतिक फंडिंग के उद्देश्य से जबरन वसूली के प्रति अनिच्छा दिखाई थी। IPS शेख आरिफ ने सत्तारूढ़ राजनीतिक दल की ओर से झूठे मामले दर्ज करने और संगठित जबरन वसूली गतिविधियों के लिए दागी पुलिस अधिकारियों की सेवाएं ली। IPS शेख आरिफ के निर्देशों के तहत ACB EOW ने प्रवर्तन निदेशालय आयकर द्वारा साझा की गई भ्रष्टाचार की हर सूचना पर आराम से नींद उड़ा ली। गुपचुप तरीके से सुनवाई होने तक किसी भी दोषी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोयला लेवी घोटाला,
शराब घोटाला, खनन घोटाला, रेत खनन घोटाला, DMF फंड घोटाला, कैंपा फंड घोटाला, परिवहन घोटाला, महादेव ऑनलाइन गेमिंग ऐप घोटाला और इसी के जैसे विभिन्न घोटाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भूपेश बघेल को राजनीतिक फंडिंग के लिए किए गए थे, जिनका ईडी द्वारा पर्दाफाश किया गया है और इन्हें ACB EOW के निदेशक के रूप में IPS शेख आरिफ के संरक्षण में अंजाम दिया गया है। IPS शेख आरिफ ने भ्रष्टाचार के संवेदनशील मामलों से संबंधित ईडी के अपराध के रूप में गठित लगभग 20 FIR में से 30 से अधिक गंभीर प्रारंभिक जांच और 300 गंभीर शिकायतों को बंद कर दिया, जो FIR में तब्दील हो जाती और ईडी के अपराध के रूप में सामने आती। महादेव ऑनलाइन गेमिंग ऐप सबसे बड़ा अवैध गेमिंग प्लेटफॉर्म है, जिसे राज्य सरकार के शीर्ष पुलिस अधिकारियों के संरक्षण में चलाया जा रहा था, जिसका नेतृत्व IPS शेख आरिफ कर रहे थे। उनके खिलाफ ढेरों सबूत होने के बावजूद उन्हें ईडी या ACB द्वारा तलब नहीं किया गया है। इसलिए छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार में IPS शेख आरिफ की साठगांठ की जांच की जानी चाहिए। भले ही आपने आश्वासन दिया हो कि उक्त अपराध में कोई भी अपराधी नहीं बच पाएगा, फिर भी जांच जरूरी है। छत्तीसगढ़ पुलिस में ये बात सभी जानते हैं कि IPS शेख आरिफ ने ACB प्रमुख के रूप में न केवल छत्तीसगढ़ में विभिन्न घोटालों को जारी रखने में मदद की, बल्कि सट्टा, ऑनलाइन गेमिंग जैसे सभी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा भी दिया है। और भी शिकायतें इस दस्तावेज में मौजूद हैं, जो हम आपको अगली कड़ी में दिखाएंगे। फिलहाल इस कड़ी में इतना ही। अगली कड़ी देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र जगत विजन न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।